हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है मैकेनिक्स, और क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। क्लियर? सो वी कैन से दैट व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to other object with time, we can say that object is in motion. Clear? ये जो मोशन है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बच्चों। मोशन क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसलिए मोशन कोई एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही दूसरा ऑब्जेक्ट कर सकता है। सिंपल आप समझ लीजिए कि सपोज मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज पेन ए एंड दिस इज पेन बी, है ना। अब आप बोलिए कि अभी क्या कुछ मोशन हो रहा है? तो अभी मोशन हो रहा नहीं है। देखो ये पेन बी थोड़ी मूव हो गई, मतलब कि पेन ने क्या किया? मोशन किया। ये पेन क्लोज आई तो भी उसने क्या किया? मोशन किया। आप देख सकते हो कि ये पेन दूर जा रही है और ये पेन क्लोज आ रही है। तो जब रिलेटिव सोचो, जब ये पेन बी ए से दूर जा रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि पेन ए बी से दूर जा रही है। तो इस तरह से मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मोशन का स्टडी हम कहाँ पे करते हैं बच्चों? मोशन को हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, है ना। मोशन का स्टडी हम कहाँ करते हैं? मोशन इन बच्चों, मोशन का स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द मोशन। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन का स्टडी करते हैं। बच्चों ये मैकेनिक्स की भी दो ब्रांचेस हैं, यानी दो ब्रांचेस कौन सी है? एक तो है काइनेमेटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स इट मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस। और यहां पे बच्चों हम बात करेंगे डायनेमिक्स की, तो वो क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन विथ फोर्स एंड ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। तो बच्चों काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन का स्टडी करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, बट हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन के पीछे क्या जो रीजन होते हैं उसका स्टडी नहीं कर सकते। मतलब कि उसने क्यों मोशन किया, कैसे किया, ये सब का आंसर हमें देना जरूरी नहीं होता है, इसलिए उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है बच्चों के? डायनेमिक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो कितना मोशन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, किसके रिस्पेक्ट करेगा, ये सारी चीजों का हमें स्टडी करना होता है। तो हमारे 11th की बुक के अंदर ये जो काइनेमेटिक्स है ना वो हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 में। और आगे हम स्टडी करते हैं बच्चों 5, 6 और आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ इसका यूज आएगा, वो होगा डायनेमिक्स। तो याद रखिए काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस। डायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विद फोर्सेस। एंड द कलेक्टिवली स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स इज नोन एज द मैकेनिक्स। बच्चों कलेक्टिवली स्टडी ऑफ डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स, बच्चों ये डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स का कलेक्टिव स्टडी क्या होगा? मैकेनिक्स होगा। ओके, प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों बात करते हैं कि मोशन का स्टडी हमें करना है तो पर किसके लिए करना है, कहाँ करना है? तो हमें समझ में आ गया कि हमें काइनेमेटिक्स से डायनेमिक्स में स्टडी करना है, इन शॉर्ट मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करना है। तो हम किसके लिए मोशन का स्टडी करेंगे? कौन सी चीजें मोशन करती है? बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं वो मोशन में होती है।
जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, मोशन है वन टाइप का। आप रोड पे जाओ तो आपको बहुत सारी गाड़ियां, व्हीकल्स मोशन में दिखेंगे, है ना। रूटीन लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीजें मोशन के अंदर देखते हैं। हमारे खून, हमारी बॉडी के अंदर जो खून है, ब्लड है, वो भी क्या है, मोशन के अंदर है बच्चों। एयर, ये हम जो अंदर और बाहर लेते हैं, वो भी क्या है, मोशन के अंदर होती है बच्चों। तो मोशन का स्टडी हम किसके लिए करेंगे, तो इसके लिए एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पार्टिकल। पार्टिकल कॉन्सेप्ट। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल जब हम नाम सोचते हैं तो हमें बहुत छोटी सी चीज याद होती है भाई, बहुत छोटी सी चीज होगी, छोटा सा छोटा चीज, यानी वो क्या होगा, पार्टिकल। बट यहाँ पे फिजिक्स में हम पार्टिकल किसको बोलेंगे, पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास, मतलब कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होगा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, बट उसको मास होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। कोई चीज पार्टिकल फॉर्म में है मतलब कि उसको मास है। ओके, तो पार्टिकल इट मींस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास। हम पार्टिकल को स्टडी करेंगे कौन से केस के अंदर, पार्टिकल हमें कहां से मिलेगा। तो बच्चों, रियलिटी में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है कि जिसे हम पार्टिकल कह सके। भाई कोई शॉप पे जाओ, बताओ मुझे 2 किलोग्राम पार्टिकल दे दो, मिलेगा नहीं। कहीं पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल क्या है बच्चों, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल एक आइडियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर। ओके, हमें मैकेनिक्स के लॉ लगाने हैं कि ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को या किसी सिस्टम को, तो हम उसका कॉमन नाम लिखते हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल को कैसे कंसिडर किया जाता है, तो जो देर आर टू टाइप्स ऑफ वे इन विच वी आर कंसिडर ऑब्जेक्ट और सिस्टम एज अ पार्टिकल। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सिस्टम ये है कि ऑल पार्टिकल ऑफ सॉलिड बॉडी परफॉर्मिंग linear motion travels equal distances in equal time. So study of motion of body done with any one of its constituent particle। मतलब ये सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एक सॉलिड बॉडी है, सपोज ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी मोशन कर रही है ना। अब मुझे सॉलिड बॉडी का मोशन का स्टडी करना है। हमें पता है कि ये सॉलिड बॉडी का जो भी मोशन या स्पीड या वेलोसिटी होगा, वही मोशन या स्पीड या तो वेलोसिटी उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा। हम अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोशन स्टडी करेंगे तो हमें पूरी बॉडी का मोशन स्टडी हो जाएगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट था, ऑल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बॉडी परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, ओके, travels equal distance in equal time. So study of motion of body can be done with the help of study of any one of its constituent particle। बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरा कौन सा तरीका है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, इफ distances between two body is very large compared to their dimension, we can treat them as a particle। मतलब क्या होता है बच्चों, सपोज कि दो बॉडीज है और ये दो बॉडी अगर एक दूसरे के क्लोज है तो हम उसको पार्टिकल नहीं सोच सकते, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस उसके डायमेंशन के कुछ कंपैरिजन में है।
सपोज कि इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अभी इतना दूर है। अब दोनों का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसी एक की लेंथ से 4 गुना। अभी तो ये पार्टिकल ही है, पर इसको आप 1 किलोमीटर दूर लेके जाओ, चलो 100 मीटर दूर लेके जाओ, तब देखोगे कितना भी डिस्टेंस होगा, अगर वो डिस्टेंस इनके डायमेंशन की कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगा तो हम उसको पार्टिकल ले सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्लेन का। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो, प्लेन को लैंडिंग हुआ देखते हो तो प्लेन बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आपसे और प्लेन का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो आपको प्लेन बहुत वाइड दिखेगा। पर जब ये प्लेन टेकअप हो जाता है और एयर में होता है ना, तब देखना उसका और आपका डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, तो आपको प्लेन छोटा सा दिखेगा, लाइक पार्टिकल दिखेगा। तो व्हेन distance between two particles या object or body is very larger than their dimension, they can treat as a particle. Okay, not a। अब बच्चों बात करते हैं कि मोशन की स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। बच्चों मोशन की स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन। अ प्लेस एंड सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन a place and situation from where an observer takes his observation is known as the frame of reference. Suppose कोई नेताजी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, नीचे पब्लिक का क्राउड है, नेताजी देख रहे हैं कि भाई पब्लिक है तभी मैं भाषण सुनाऊंगा। तो जब नेताजी जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो नेताजी कहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर क्या हो गया उनके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। पब्लिक सब नीचे ग्राउंड पे है, अब वो हेलीकॉप्टर को देख रही है। तो एक्चुअली नेता को देखने के लिए नहीं आते, वो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आते हैं, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया। तो उनके लिए जो ग्राउंड से हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, उसके लिए जो ग्राउंड होगा या अर्थ की सरफेस होगी वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो बच्चों प्लेस एंड सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दो टाइप है, एक क्या है इनर्शियल। यहाँ पे बच्चों उसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन NLM 1 ओबेड। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे होता है उसे बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा आता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसके अंदर NLM 1 इज नॉट ओबेड। इट मींस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ का मोशन ओबे करती है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ का मोशन ओबे नहीं करती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सॉरी NLM 1 क्या है बच्चों, श्री आइजैक न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हमें क्या बताता है कि जब तक हम किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही रहता है। मतलब कि अगर वो मोशन कर रहा है तो अपना मोशन कंटिन्यू चालू रखेगा, या तो रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। और चेंज नहीं करना है, पोजीशन को चेंज नहीं करना है, कोई भी एक्सटर्नल इफोर्ट लगा दो पोजीशन को चेंज नहीं करना, मतलब होता है इनर्शिया। ओके, तो याद रहे बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है प्लेस एंड सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दो टाइप होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबेड होता है, नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं होता। ओके,
बच्चों इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, बट वो हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सर हमें कौन सी चॉइस करनी है, हमें हमारा मोशन स्टडी करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा लेना पड़ेगा। जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं वन डायमेंशन, टू एंड थ्री। ये हमारे तीन टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं टू स्टडी द मोशन। वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज क्यों करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो हम यूज करेंगे वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो हम टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं। कोई थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो हम थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले कि ये पेन है, पेन फ्री फॉलिंग हो रही है, मतलब कि सीधी लाइन में नीचे आएगी, मतलब कि इसने क्या किया, लीनियर मोशन किया, हम वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। सर क्या हम से ये और ये दोनों यूज कर सकते हैं? हाँ बच्चों, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट जनरली हम क्या करते हैं, वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इसके लिए यूज कर सकते हैं। कैरम बोर्ड होता है, उसका स्ट्राइकर, कैरम बोर्ड के अंदर स्ट्राइकर जो मोशन करता है वो टू डायमेंशनल मोशन है, उसका स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। गैस पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं तो उसका मोशन स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, पोजीशन क्या होता है और वन डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वो हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे पोजीशन। क्या स्टडी करेंगे, पोजीशन। और दूसरा हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो ध्यान बनाए रखिए। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का डेफिनेशन है लोकेशन ऑफ पार्टिकल। देखा ना, अब हम क्या नाम बोलेंगे, पार्टिकल, क्योंकि अभी हम जो डेफिनेशन दे रहे हो हम क्या ऑब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, कोई सिस्टम के लिए दे रहे हैं या कोई व्हीकल के लिए, वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम कॉमन नाम बोल देंगे पार्टिकल। लोकेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। उससे क्या बोलते हैं हम, पोजीशन। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसको समझने के लिए। यहाँ पे बच्चों हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, यह हमारी टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप जिसको ग्राफ भी बोल सकते हो। यस, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। 0 1 2 3 4 एक्स एक्सिस है, 1 2 3 ये वाई एक्सिस है। चलो, कोई इनिशियल टाइम t1 पे पार्टिकल ए पॉइंट पे था, फिर पार्टिकल पहुंचा t2 टाइम पे बी पॉइंट पे, है ना। चलो, फिर पार्टिकल पहुंचा यहाँ पे t3 टाइम पे सी पॉइंट पे पहुंचा। तो इसके ऊपर से आप पहले तो मुझे पार्टिकल्स के पोजीशन बता दीजिए। चलिए लिखते हैं पोजीशन। ए t1 टाइम बच्चों क्या होगा, ए। पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए हमें, अगर हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस वाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमें पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। और कोऑर्डिनेट्स लिखने का रूल्स है बच्चों, ब्रैकेट में फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, दूसरा होता है वाई। चलो, ए पर पहुंचना है तो पहले एक्स पे जाएंगे 1, वाई पे जाएंगे 1, तो क्या होगा 1 1। चलो, अब उसी तरह से पोजीशन एट टाइम t2 क्या होगा, तो पार्टिकल बी पॉइंट पे है, ये रहा बी पॉइंट, एक्स एक्सिस 2 वाई एक्सिस 3 यानी 2 3। अब बात करते हैं पोजीशन एट टाइम t3 टाइम पे बच्चों पोजीशन क्या होगा, सी पोजीशन होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x2 बनेगा और y1 यानी 2 1, है ना। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि पार्टिकल कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जा रहा है और क्या क्या चेंज हो रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी। पार्टिकल ए टू बी गया, ए से बी तक गया, यानी यहां से यहां तक गया। क्या ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव किया, नहीं। क्या ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव किया, नहीं।
ये पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव किया, मतलब कि उसका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। देखो ए टू बी, एक्स भी चेंज हुआ और वाई भी चेंज हुआ, तो टू कोऑर्डिनेट चेंजेस, इट मींस ये क्या होगा, 2D मोशन हो गया। क्या हो गया, 2D मोशन। तो यहां से हम बच्चों डेफिनेशन बना सकते हैं कि 2D मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल, इफ टू कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन चेंजेस, इट्स नोन एज द टू डायमेंशनल मोशन। फिर से नोट डाउन करिए, ड्यूरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल इफ टू कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन चेंजेस, इट्स नोन एज द टू डायमेंशनल मोशन। चलिए बात करते हैं, हम बी से सी जाने की बात करते हैं बच्चों। बी से सी जाएंगे, देखिए बी से सी तक गए तो खाली y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x क्या हुआ, अनचेंज्ड। तो लिखेंगे ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस। ओके, जैसे बोलेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों याद रखिए, इफ ड्यूरिंग मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंजेस, वी कैन से इट इज वन डायमेंशनल मोशन। अब ये दोनों डेफिनेशन से आपको आइडिया आ गया होगा। इफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस, कौन सा मोशन होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन बच्चों, है ना इजी। ड्यूरिंग मोशन इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट of the position of particle changes, we can say it perform one dimensional motion. During motion, if two coordinates of position of particle changes, we can say it is performing two dimensional motion. And if three coordinates changes, we can say it is performing three dimensional motion. बच्चों ये था मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है वो सारी बेसिक बातें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या स्टडी किया, तो हमने स्टडी किया बच्चों डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन का डेफिनेशन स्टडी किया, मोशन क्या होता है। मोशन को स्टडी कहाँ पे करते हैं, मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में कितनी ब्रांचेस होती है, दो ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स उसका भी हमने डेफिनेशन स्टडी किया। भाई मोशन का स्टडी करने के लिए क्या चाहिए, एक तो पार्टिकल कॉन्सेप्ट चाहिए, ओके, दूसरा क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, चलो वो भी स्टडी कर लिया। अब बात करा था हमने कि मोशन जब होता है तो पार्टिकल पोजीशन चेंज करता है, तो हमें पोजीशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। बच्चों यहाँ तक का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी आने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें आप आगे के छोटे छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस एंड रिमेंबर इट।